Hello everyone, Namaste. मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों, let's start today's day 9 of 100, where we'll talk about markets, Modi, mutual funds, what's going on in the country, and a lot of other things as well. Elections, Lok Sabha speaker, बहुत सारी चीजें हैं. एक पूरा एपिसोड है पावर पैक. शायद आज टाइम भी लगे, लेकिन आई एम श्योर इफ यू आर गिविंग 30-40 minutes, we'll try and finish it in 30 minutes. But trust me, if you're giving your valuable 30 minutes to this channel, every minute will be value addition आपके लिए. तो 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार टाइम वेस्ट किया. दैट इज प्रॉफिट भाई की गारंटी है. तो पहली खबर ये है, एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स. मैं सारी खबरें इकोनॉमिक टाइम्स में मार्क करके रखता हूँ. आई गो थ्रू इट, आई ऐड माई ओन पॉइंट्स ऑफ व्यू, पीओवी, एंड देन आई कम अक्रॉस टू गिव यू माई objective, my analysis. All stock ideas on the channel are my personal opinion. Viewers are advised discretion. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. This is not a buy or sell recommendation at all. Okay, standard disclaimer. It's there in our video description. तो guys, technical indicators के हिसाब से निफ्टी, if it gives closing about 23,500 continuously, then मेरे को तो डाउटफुल लगता है. मैं ये फिलहाल रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एनालिसिस इसके बाद में बताऊँ. रिपोर्ट में ये लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स में कि 24,000 के ऊपर एक बार वो दस्तक देके यानी टच करके आ सकता है. मुझे लगता है इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर द निफ्टी टू गिव अ क्लोजिंग continuously about 23,500. It can touch 23,600 whatever lifetime high. बार बार आपको ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी सेंसेक्स एंड निफ्टी लाइफटाइम हाई, बट इट विल बी वेरी टफ टू सस्टेन because most of the stocks are crossing its weighted average lifetime high. एक ही स्टॉक है जो हमारी अगली खबर है, जिसके ऊपर काफी ब्रोकरेजेस वगैरह बुलिश. जब ये ब्रोकरेजेस वगैरह ज्यादा बुलिश होने लग जाए ना, आप समझ जाओ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है. काली दाल, माँ की दाल हो गई पूरी की पूरी. जब ब्रोकरेजेस आर टू मच बुलिश ऑन सम, जैसे फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2, HDFC बैंक. So it's mentioned here, and I quote Economic Times: investors looking for safer bets on Dalal Street could consider HDFC Bank, but they would be better off putting money in installments. वही बात बोली है जो कल मैंने आपको म्यूचुअल फंड वीडियो में बोली थी कि ऑल इन जाना HDFC बैंक में एट दिस वैल्यूएशन एट दिस प्राइस करंटली इज वेरी रिस्की. ये स्टॉक एक नंबर का नीतीश कुमार है, आपका कभी भी पलट सकता है. इस 1650 के आसपास आके, या 1600, 1640, 1650 एक बहुत बड़ा हर्डल है, वो क्रॉस करना मुश्किल है. कर सकता है. तो ओनली अंडर वैल्यूड स्टॉक राइट नाउ विच लुक्स फेयरली अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड इज HDFC बैंक. तो while it has been among the top picks of most of the mutual funds of late, सब म्यूचुअल फंड ने भारी खरीदारी की है इसमें. FIIs जब तक इसमें माल नहीं डालेंगे, बल्क बाइंग नहीं होगी, तब तक वो 1700 क्रॉस नहीं कर रहा है, और वहीं पे आके वो अटकता है. 1727, 1728 वाज द लास्ट ईयर का उसका अटकने का जोन. अब देखो ना, आज भी ऊपर ही बंद हुआ. टुडे आल्सो इट क्लोज्ड अबव फ्राइडेज क्लोजिंग. बट द प्रॉब्लम इज ये पलट 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 वाला स्टॉक है. ये शॉर्ट टर्म में अच्छा ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा तो बहुत लंबा पलटेगा. इट विल जस्ट गिव यू अ स्लाइड, and then from that slide somewhere it will give you a chance to reaccumulate, because FIIs are eagerly waiting for the stock to palat. Nobody wants the government to palat. इसके बाद वॉल स्ट्रीट से खबर आ रही है. अच्छा, वन ऑफ माय आप में से कमेंट्स में पूछा था कि हाउ डू वी रीड ये यूएस के बॉन्ड डेटा को कैसे पढ़ना है. बहुत सिंपल है. वॉल स्ट्रीट भी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है. द यूएस मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, ओवर लेवरेज्ड, एंड द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 130%. ऊपर से अभी जो मैंने आपको सऊदी का वो वीडियो बताया था, सऊदी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन G7 मीटिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. यूएई के अमीर गए थे वहां, लेकिन सऊदी नहीं गया. दे चोज नॉट टू सेंड. मोहम्मद बिन सलमान खुद भी नहीं गए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं गया. दैट्स अ बिग थिंग. There is a strategic drift away from the United States towards BRICS economies: Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Saudi Arabia now.
with Russia and Saudi Arabia becoming the major bloc of the BRICS trade, US is facing problems. कोई भी country, guys, no country has survived from this kind of debt that the US has without breaking the economy. अभी इलेक्शन है, शायद इकोनॉमी इलेक्शन नवंबर तक नहीं ब्रेक होगी, लेकिन अगला साल, नेक्स्ट ईयर, is going to be extremely tough for the entire US economy. It's going to be, matlab, I don't have a better adjective, but it's going to be curtains for their economy, at least for the next 6 months. मतलब next year के 6 months में जब new government US में आएगी, they are going to inherit a lot of debt, a lot of wasted money by Joe Biden. अभी वॉल स्ट्रीट का जो ये आर्टिकल है, एक मिनट, I'll summarize it for you. ये आर्टिकल कह रहा है इन द बॉन्ड मार्केट, तो यूएस के बॉन्ड मार्केट में आपको कैसे रीड करना है, मैंने आपको बोला था एंड समबडी हैड आस्क्ड मी कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रीड द बॉन्ड मार्केट्स. बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड है ट्रेजरी, आपको ट्रेजरी यील्ड देखना है. ट्रेजरी यील्ड, YIELD, you will get it for 10 years, you will get it for 2 years and you'll get it for 5 years. Okay, तो 10 year ट्रेजरी का अभी भाव है 4.28%, इंटरेस्ट रेट है ये, फ्रॉम 4.22% लेट फ्राइडे. 2 year ट्रेजरी, अगर आप 2 साल के लिए बॉन्ड लेते हो उनके, तो 2 year ट्रेजरी का इट क्लाइम टू 4.75% फ्रॉम 4.71. कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, 10 year ट्रेजरी से ज्यादा आगे निकल जाता है 2 year ट्रेजरी, यानी 10 साल पैसा रखने पे अगर आपको सपोज 4.5% मिल रहा है यूएस में, और 2 साल का कभी कभी वो एक डाइवर्जेंस हो जाता है कि 2 year रखने से 4.75 मिल रहा है, दैट इज योर साइन दैट इक्विटी मार्केट्स में यूएस में करेक्शन है. बॉन्ड मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इक्विटी मार्केट्स यूएस में प्रेशर में आते हैं, ये लिखित है, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है, दिस हैज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल. तो वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है अभी ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट रेट्स ऊपर आ रहे हैं आस्ते आस्ते, एक माहौल बना रहे हैं फॉर अ मिनी करेक्शन बिफोर द इलेक्शंस, क्योंकि माहौल तो बनाना पड़ेगा ना भाई. यूएस में इलेक्शन है नवंबर, कौन है वो, फेड, यूएस फेड, मतलब मैं जानबूझ के ऐसा नाम ले रहा हूँ, वो मतलब इनसिग्निफिकेंट सा होता जा रहा है, क्योंकि है तो वो पॉलिटिकल स्टूज ही है वो, जेरोमी पावेल, जो जब भी मुंह खोलता है आप देखो मार्केट थोड़ा जिटरी होके गिरता ही है, यूएस में भी और वर्ल्ड मार्केट्स में भी. जेरोमी पावेल साहब जुलाई या अगस्त में आई थिंक रेट कट तो करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है. रेट कट करने के पहले झटका तो चाहिए ना मार्केट में. आपको क्या लगता है रेट कट के पहले यूएस मार्केट में थोड़ा माइल्ड करेक्शन नहीं आएगा? जरूर आएगा. और उसी के साथ आप देखो यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर डीवैल्यूएशन की बातें हो रही है. ये मामला शुरू हुआ जब से सऊदी ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया यूएस के साथ, 70 years ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की हम ग्लोबल ऑयल ट्रेड कंपल्सरीली यूएस डॉलर्स में करेंगे. दिस अग्रीमेंट वाज साइंड समवेयर इन द 1950s एंड आफ्टर 70 years सऊदी अरेबिया डिड नॉट रिन्यू इट, वो एक्सपायर हो गई. उन्होंने कहा, सऊदी सेड, मैंने बोला था ये पिछले वीडियो में, आपको इसे रीफ्रेस कर रहा हूँ. दे मेंशन्ड दैट वी विल rethink our currencies and we will have a separate currency for BRICS nations that includes India, Brazil, Russia, India, China, South Africa and Saudi Arabia. This is huge. अगर एक अलग करेंसी पे काम हो रहा है, यूएस डॉलर का वैल्यू गिरेगा. इसीलिए आप देखो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड इंक्लूडिंग द आरबीआई. किसी ने मुझसे पूछा था ना, वाई आर सेंट्रल बैंक्स बाइंग सो मच गोल्ड? उसका रीजन बहुत सिंपल है. सबको पता है करेंसी कभी ना कभी टूटेगी यूएस की, क्योंकि अभी वो हाई टाइम आ गया है कि यूएस करेंसी टूटने वाली है. अगर करेंसी टूटी यूएस की, यूएस डॉलर जितना नीचे गिरेगा गोल्ड का भाव इंटरनेशनली उतना ऊपर जाता है. द यूएस डॉलर एंड गोल्ड हैव एन इनवर्स कोरिलेशन. प्लीज रिमेंबर दैट. यूएस डॉलर एंड गोल्ड हैव एन इनवर्स प्राइस कोरिलेशन. If the dollar gets stronger, gold will be under pressure. If the dollar fails या falters या जितना डॉलर गिरा उतना सोने का भाव ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों रिजर्व, एक रिजर्व करेंसी है, दूसरा रिजर्व एसेट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इसीलिए अब मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा और फिर रिसर्च किया तो मुझे क्लैरिटी हो गई कि करेंसी शिफ्ट हो रहा है. आज व्हाट इज द रेट ऑफ यूएस डॉलर टू INR? 83.5. Just imagine, I'll give you a figure for this as well. In the next
between now and the next 24 months, which is 2 years, I wouldn't be surprised if the US dollar comes down to 75 rupees per US dollar. 75, which will mean 10%, 11% अगर डॉलर गिरा, हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा नुकसान होएगा, वो हम झेल लेंगे। बट आप सोचो, स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं उनको फायदा होगा, टूरिज्म को फायदा होगा इंडिया के बाहर, इंपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे। आवर्स इज अ नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी स्टिल, सो आर इकोनॉमी के लिए डॉलर का गिरना शॉर्ट टर्म में काफी फायदेमंद है गाइस। 10, 11, 12, 15% अगर डॉलर गिरता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर्स में हैं, बट वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स टू बैलेंस इट आउट। तो ये सब चक्कर में आपको जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड देखना है, आप यूएस ट्रेजरी यील्ड्स देखो, 2 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तीनों में देखो कि ये वीक ऑन वीक बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर यूएस बॉन्ड मार्केट गिर रहा है तो यूएस के स्टॉक मार्केट में ऊपर जाएगा, और अगर यूएस डॉलर गिरने लगे तो गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा। दीज आर द कोरिलेशन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं एज यूजुअल। बहुत इंटरेस्टिंग आज के पेपर में, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग खबरें आई है। सिंस वी आर टॉकिंग ऑन द डॉलर, वो पूरा डॉलर यूएस डॉलर चैप्टर खत्म करते हैं। Yeah. So it's mentioned here the US economy is technically insolvent. Insolvent. ये आर्टिकल है प्रबल प्रबल बासु रॉय का इन इकोनॉमिक टाइम्स। The head of the state saying is for a few dollars less. That's the title. Um, Tax revenues of 2031 of US projected to go towards interest payment and social security, given that the debt to GDP ratio is 130%। यानी यूएस इकोनॉमी अगर 1 है तो यूएस का कर्जा 1.3 है। इकोनॉमी पूरी बेच के भी वो कर्जा नहीं चुका पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये डेट पे चल रही है। इट्स अ टिकिंग, बोलते हैं ना, वेंटिलेटर का अति क्या होगा वो सोचो आप। उस पे चल रही है यूएस की इकोनॉमी, और ये सबको पता है, मतलब सारे इकोनॉमिस्ट को पता है। प्रॉब्लम क्या था अब तक, किसने बचा के रखा था यूएस को? यूएस डॉलर, क्योंकि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है। सो वेन एवर आई मेक अ पेमेंट, मैंने कहा था ना आपको, मुझे ही अगर डॉलर छापना है तो मैं कितना भी कर्जा ले लूं, छापने वाला तो मैं ही हूं ना। अब वो बदलेगा अगर ऑयल का डील डॉलर में नहीं हुआ, तो इन पे प्रेशर आएगा, तब ये गला दबाने वाली बात हो जाएगी। आजा बेटा आजा, तेरा गला दबाते हैं। That is exactly what the worry is in everybody in United States. US banks are overvalued, over-leveraged, undercapitalized and marginally uninsured. अगर US के बैंक में लास्ट ईयर 2 साल पहले जो प्रॉब्लम आया था वापस आया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। Its coercive foreign policy of sanctions, freezing assets after the Russia-Ukraine war is not helping it either, not helping the currency. Another thing is, या सो ये सब ब्रिक्स के तरफ ही आपको इशारा करता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द Hyundai आईपीओ, एंड उसका रीजन बहुत सिंपल है कि Hyundai के 4 EVs आर आल्सो लॉन्चिंग वेरी सून। आई थिंक Hyundai इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन इंडिया। एक तो आईपीओ अनाउंस कर दिया उन्होंने, है ना, उसके अलावा उनकी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलीज होने वाली है देश में। सो आई थिंक अभी डीआरएचपी और डिटेल्स आने दीजिए, उसके आईपीओ पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट आई थिंक काफी टाइम बाद मुझे खुद को एक आईपीओ थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। पर्सनली तो आप जानते हो, आई वॉज वेटिंग फॉर एनएसई का आईपीओ, एंड वो जो एक मैंने बताया नहीं आपको, अपना ट्रम्प कार्ड, अभी भी नहीं बताऊंगा, अलग से बताएंगे। वो तो यार वो तो लेना ही है, एनएसई एंड वन मोर, बट इट्स जस्ट माई पर्सनल चॉइस। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। अच्छा, आज की फ्रंट पेज न्यूज है, प्रियतोष, इफ यू आर वाचिंग दिस डू कमेंट, यू विल बी हैप्पी माय फ्रेंड। यू ब्रॉट आउट, मेरे दुखती रग को आपने सही पकड़ा। एडवांस टैक्स कलेक्शन, अब टैक्स पेयर्स के मुद्दे पे आते हैं। चिढ़ना मत गाइस, आप लोग टैक्स भरते हो तो चिढ़ने का कोई हक नहीं है। आई थिंक मुझे बहुत चुभता है तो आपको भी चुभता ही होगा। मुझे ये चुभता है, एवरी सिटीजन हु इज लायबल टू पे टैक्स शुड पे टैक्स, जो फिलहाल मुझे नहीं पता हो रहा है कि, और अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ
मुझे वो फिगर बहुत चुभती है, 140 करोड़ पीपल एंड ओनली 2 करोड़ पीपल पेइंग टैक्सेस. आई कैन नॉट गेट माई हेड अराउंड दैट फिगर. ओके, एडवांस टैक्स नंबर्स आए हैं सरकार के. दे हैव ब्रॉट cheer to the economy, ऐसा आर्टिकल में लिखा है. एडवांस टैक्स नंबर्स ब्रिंग cheer. आई डोंट नो व्हाट, हु इज cheering. आई रियली डोंट, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि टोटल अब तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. वो शोले में डायलॉग था ना, बहुत अच्छी चीज की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल के दिखा दिया. सरकार ने भी, तो सरकार तो जवाबदेही है ही ना, बट इनसे इन्फो निकालना इतना मुश्किल हो गया है कि अभी इन्होंने पूरी तिजोरी, कितना इनके पास माल है, वो खोल के दिखाया. नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस नेट इज, आप रिफंड विफंड हटा के 4,62,000 करोड़. 4,62,000 करोड़ इज द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. उसमें से नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है 1,80,000 करोड़. और सरप्राइज सरप्राइज, नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन है 2,69,000 करोड़. कॉर्पोरेट टैक्स 1,80,000 करोड़. पर्सनल इनकम टैक्स हमारा वाला, टोटल मिला के 2 करोड़ टैक्स वासियों का, इज 2,69,000. अब आपको मेरी पीड़ा समझ में आ रही है. और ये आर्टिकल में क्या लिखा है? इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी. लोग टैक्स भर रहे हैं, इसका मतलब लोग पैसा कमा रहे हैं. अरे मेरे इकोनॉमिक टाइम्स के बेवकूफों, अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, लोग पैसा ज्यादा कमा के टैक्स भर रहे हैं, ये किसने कहा आपको? आपका टैक्स ब्रैकेट वाइडन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. बट बॉस, लोगों को टीडीएस कट के हाथ में मिलता है, मैक्सिमम आर सैलरी. सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत कम है. सैलरी वालों टैक्स काट के उनके हाथ में आता है, लिटरली सरकार उनका कटवा के उनके हाथ में देती है. आई एम सॉरी टू यूज बिलो द बेल्ट लैंग्वेज, बट ये बहुत बुरी बात है. इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है. मैं आपको फर्क समझाता हूँ. अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, उसको 10% इंक्रीमेंट मिला, उसकी सैलरी हो गई 1,10,000 अ मंथ. उसमें से उसका कितना टैक्स करके उसके हाथ में कितना नेट टेक होम आएगा, वो आप ही कैलकुलेट करो और कमेंट्स में जरूर बता. दिस इज गुड फॉर द गवर्नमेंट. इट्स नॉट नेसेसरीली गुड फॉर द इकोनॉमी. आई टेल यू व्हाई. ये अच्छा तब होता अगर ये टैक्स पेयर का पैसा आप सही जगह लगाते और उसका बेनिफिट वापस टैक्स पेयर को देते. देन इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी. टेल मी वन इंस्टेंस वेयर दिस 2,69,000 करोड़, इट्स मोर, मतलब कितना कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी इंडिया में कंपनी टैक्स नहीं भरती, उससे ज्यादा हम भर रहे हैं भाई. ये और चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है. और कंपनीज को तो मिलता है टैक्स रिबेट, टैक्स कंसेशंस. आपको और मुझे ये टैक्स भरने के अलावा एलटीसीजी, एसटीटी, सारे जीएसटी सब भरने के बाद हमें क्या मिलता है? आप टोल टैक्स भी दोगे, टोल पे भी पैसा भरोगे. सब जगह आपको सिर्फ लूट मची हुई है पूरे देश में, टैक्स की लूट. वी आर नॉट टैक्स अबाइडिंग सिटीजन्स. वी आर citizens who are paying tax just to live in this country, in this beautiful country. To show my nationalism, I have to pay taxes because I am a law-abiding citizen and I would like to contribute to the economy. लेकिन मुझे क्या मिल रहा है उसका? बाबा जी का ठुल्लू? आई डोंट नो. आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग एनीथिंग सस्टेनेबल. ऐसी कोई भी चीज बाहर नहीं है जिसके लिए आप पैसा नहीं भर रहे. रोड्स अच्छे मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं. मुंबई में तो हमें नहीं मिल रहे वो. आपको दिल्ली एनसीआर में मिल रहा होगा. मेरठ से दिल्ली का रोड अच्छा बन गया होगा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे अच्छा बन गया होगा. नेशनल हाईवेज में काम हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए भी तो मैं टोल दे रहा हूँ ना. आपने टोल फ्री किया हाईवे? किया नहीं किया ना. तो फिर ये मत बोलो कि हाईवे, हम अगर हाईवे यूज कर रहे हैं और आप 2 करोड़ टैक्स पेयर्स को उनका आईटीआर रिटर्न देख के टोल माफ कर रहे हो, तो मैं मानूं कि हमें कुछ मिला. हमें कुछ नहीं मिलता है. ये आर्टिकल पढ़ो, यू विल गेट टू नो. एडवांस टैक्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट यू हैव टू कॉम्पेंसेट द टैक्स पेयर बॉस. नीट एग्जाम पेपर लीक, रेलवेज का इतना बड़ा हादसा हो गया कंचनजंगा एक्सप्रेस का वेस्ट बंगाल में, सब एक ही हफ्ते में हुआ है ये. अभी ईवीएम्स पे बवाल हो रहा है. दैट वाज माय नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन.
इतने सारे लोग देश में, अभी हम लोग स्लोली पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं. सो मच बवाल इज हैपनिंग ऑन द ईवीएम्स एंड गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन. इलेक्शन हो गए, दोनों पार्टीज को लगभग सिमिलर ब्लॉक, एक ब्लॉक 236 पे है, इंडिया ब्लॉक, और एनडीए पूरा 292 पे है. बट दोनों के नेता ईवीएम को लेके, जो महाराष्ट्र में देयर इज वन सीट, मुंबई में नॉर्थ वेस्ट, विच वन पर्सन हैज वन बाय 48 वोट्स. नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट एक बंदा जीता है 48 वोट से. कैन यू बिलीव दैट? एवरी वोट काउंट्स, लिटरली 48 के मार्जिन से जीता है वो. एंड ईवीएम में डाउट हो रहा है कि इसमें हैकिंग हो रही है. सारे गलत चीजें. मर्फी का लॉ है ना, द लॉ ऑफ मर्फी, एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग आफ्टर जून 4. सब गलत हो रहा है. हर एंगल से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. और अभी स्पीकर आना बाकी है. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मैंने बोला वो रिपीट नहीं करूंगा, वो बाकी है. खैर, आई ऑनेस्टली फील ये ईवीएम का मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा भाई. सी वी डोंट वांट अ फ्रेश इलेक्शन. मतलब टैक्स पेयर के पैसे का इससे बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं होगा इफ वी हैव टू वोट अगेन. इट्स disrespectful for the voter also. Okay. Vodafone Idea has dialed lenders for 23,000 crore का टर्म लोन्स. क्यों ये कंपनी इतनी टिकी हुई है, जिसके पास कंपनी चलाने तक के पैसे नहीं है, 23,000 करोड़ लोन पे मांग रही है? सरकार की जबरदस्ती की वजह से ये कंपनी चल रही है. द गवर्नमेंट डजंट वांट एयरटेल एंड जियो ओनली टू रन द कंट्री. वोडाफोन को इक्विटी में कन्वर्ट करके, उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इक्विटी में कन्वर्ट करके, जबरदस्ती उनको खड़ा करके बस चलाते रहो, ढकेलते रहो, ढकेलते रहो, ढकेलते रहो. ये इस तरह के स्टॉक्स में फिर लोगों का नुकसान होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, बिकॉज दे लुक एट द स्टॉक प्राइस. कुछ मालूम है नहीं, 10 रुपए का स्टॉक ले लिया, 12 रुपए में बेच दिया और अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं. बेटा, जिस दिन ये स्टॉक गिरा और आप नए हो मार्केट, ये 10 रुपए वाला अगर गिरा 5 रुपए पे ना, आपको रोने का भी मौका नहीं देगा. यू विल नॉट इवन गेट टाइम टू क्राई. 23,000 करोड़ का लोन अब ले रही है. वोडाफोन इज द ओनली कंपनी इन इंडिया विच हैज द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ, इन 2019 का एक क्वार्टर था, 30,000 करोड़ का लॉस किया है कंपनी. 30,000 करोड़ का क्वार्टरली लॉस. इंडिया में आके, इंडिया में धंधा करके लॉस करने वाली एक लौती कंपनी है वोडाफोन आइडिया, वी. कैन यू इमेजिन? अपने देश में, जहां मेरे शहर में जो वड़ा पाव वाला होता है ना, वड़ा पाव बेचता है, वड़ा पाव वाला महीने का कम से कम 1-1.5 लाख रुपया कमाता है मुंबई में. A normal sandwich wala, pani puri wala, these guys make more money than these great people of Vodafone Idea. अरे, आप इंडिया में आके बिजनेस करके लॉस कौन बनाता है? आई कैन अंडरस्टैंड यू डू बिजनेस अब्रॉड, आपको घाटा होता है. इंडिया में धंधा करके आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं. दैट इज वेरी शेमफुल. वैसे भी इनका बिजनेस है ही रेगुलेटरी अप्रूवल्स वाला, लॉस तो होगा. जस्ट गिव मी अ मिनट. Hyundai is set to launch 4 electric vehicles soon. उसके वजह से मेरा नजर उस पर बार बार जा रहा है, Hyundai पे, बिकॉज अगर वो कंपनी वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है, प्लस उसका आईपीओ भी आ रहा है, तो आई एम श्योर वो आईपीओ एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है. मारुति पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है. एंड couple of last few things just for your attention. राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है. एंड दे, बिकॉज ही हैड कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स, वायनाड एंड रायबरेली. और अभी वायनाड की सीट पे चुनाव लड़ेंगे उनकी बहन प्रियंका गांधी. ये न्यूज का एक बेसिक, एज अ टैक्स पेयर जो मैं समझा, मतलब वायनाड में दोबारा बाईपोल होगा, फिर एक एमएलए का रेजिग्नेशन, एमपी का रेजिग्नेशन, फिर से टैक्स पेयर का पैसा जाए, फिर सब लोग जाके कैंपेन करेंगे. क्योंकि प्रियंका गांधी वहां से लड़ रही है, तो पूरी कांग्रेस की मशीनरी जाके कैंपेन करेगी. और आई एम श्योर बीजेपी पीछे नहीं हटेंगे, कोई ना कोई मतलब मैचिंग चेहरा लड़ाएंगे. आई एम श्योर, पता नहीं क्यों, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बट शायद वो स्मृति ईरानी को वहां से अगेंस्ट प्रियंका गांधी पिच करे वायनाड से. इफ दे डू इट, इफ बीजेपी फील्ड्स स्मृति ईरानी फ्रॉम वायनाड अगेंस्ट प्रियंका गांधी, इलेक्शन इज ओवर. मैं पहले ही बोल, प्रियंका जीत जाएगी.
उसके पीछे रीजंस है. नोबडी हेट्स स्मृति ईरानी, बट अगर उन्होंने ये किया ना तो खत्म हो जाए, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाए, क्योंकि वो डेस्पिरेशन दिखाए. व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन दिस कंट्री? व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग एडवांस टैक्स नंबर्स? मेरे को आज तक समझ में नहीं आता. टैक्स का पैसा बढ़ता है तो भाई टैक्स पेयर का बेस बढ़ना चाहिए. आप सेम 2 करोड़ लोगों को चूस रहे हो, वो 2 करोड़ लोग मिले उनको ही निचोड़ के आप पैसा निकाल दो. दिस इज नॉट समथिंग टू फील हैप्पी अबाउट. दिस इज वेरी शेमफुल एज अ कंट्री. बट मेन स्ट्रीम मीडिया ना, यूट्यूबर्स सच बोलते हैं. मोस्ट यूट्यूबर्स जो बिके हुए नहीं, बिकाऊ नहीं. बट ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता ही है, ये लोग तो जो मर्जी छापेंगे. सी व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू डिसाइफर एंड अनकवर द ट्रूथ, जिसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. अभी अगर ये खबर मैं किसी बच्चे, स्कूल के बच्चे को बताऊंगा, हाँ यार इंडिया ग्रो कर रहा है बहुत अच्छा. किसी अंधभक्त को बताऊंगा, वो भी बोलेगा बहुत अच्छा है ना, टैक्स के नंबर बढ़ रहे हैं. अबे टैक्स के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ा? आप ज्यादा टैक्स भर रहे हो. 2 करोड़ जनता अभी भी 2 करोड़ ही है. वो 2 करोड़ का 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ होगा तो मैं मानू ना कि टैक्स के नंबर बढ़ रहे हैं. सो ऐसे तो बहुत चीजें हैं, बट ईवीएम्स, गाइस, एलॉन मस्क एंड राजीव चंद्रशेखर हु लॉस्ट द इलेक्शन, जो बीजेपी का पहले मंत्री था, वही जिसकी कंपनी मैंने आपको नहीं बताई थी इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन, जो हार भी गया, जो बोला था मैंने आपको, वो बंदा ट्विटर पे यानी एक्स पे, एलॉन मस्क जिसकी खुद की कंपनी है एक्स, उसके साथ डिबेट कर रहा है कि ईवीएम्स इन इंडिया कैन नॉट बी हैक्ड. वेल, आई डोंट नो वेदर दे कैन बी हैक्ड और नॉट, बट एज अ टैक्स पेयर आई कैन सी दैट ये मुद्दा अभी चिंगारी पकड़ रहा है, तूल पकड़ रहा है. इस हफ्ते बहुत, I can see a lot of volatility, not as much in the markets as in the political circles. And what that means for the markets also is again a lot of unnecessary volatility. अब तक वो दिखी नहीं. बाजार आपको कान में आके कभी बोलेगा नहीं कि बेटा मैं गिरने वाला हूँ. ना तो वो गिफ्ट निफ्टी बोलेगा, ना बाजार बोलेगा. जिस दिन मार्केट को एक नेगेटिव ट्रिगर मिला तो ये पलटू राम स्टॉक सबसे पहले गिरेंगे. आई थिंक मुझे एक लिस्ट बनाना चाहिए विच आर द पलटू राम स्टॉक्स, विच स्टॉक्स आर द नीतीश कुमार ऑफ द शेयर बाजार. लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई. वी लाइक टू फॉलो द रूल्स. इट्स जस्ट दैट वी आर अवेयर सिटीजन, सो इट्स गुड दैट हम कमेंट करें, क्योंकि इवेंचुअली मेरा सपना पूरा होगा. वी विल मेक अ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन, वील रजिस्टर इट एज एन एसोसिएशन, एंड एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर नॉर्थ ब्लॉक में जाके उस मिनिस्ट्री में बैठ के टैक्स पेयर एसोसिएशन के मुद्दे जो है वो सामने फेंक के आने, उनके मुंह पे फेंक के आने. अगर हम 50,000 लोग भी जमा कर पाए इन द एसोसिएशन, आई थिंक वी कैन रियली पुट प्रेशर ऑन द मिनिस्ट्री. अब उसके बाद हमारा काम हो या ना हो, देखो, कोई दूध का धुला नहीं है पॉलिटिक्स. सब लोग ऐसे नहीं तो वैसे काम भी करेंगे, लेकिन आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा. तो ये तो फैक्ट है. मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल. हमको हमारा काम निकाल, बिकॉज दोज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स. तो काम क्या है टैक्स पेयर का? रिमूव एलटीसीजी, रिड्यूस इनकम टैक्स स्लैब्स, रिड्यूस जीएसटी स्लैब्स. मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, आई आई डोंट थिंक आई हैव द पोस्ट. आई थिंक मैं कल के वीडियो में जीएसटी के ऊपर कवर करूंगा. बेसिक बेसिक आइटम्स के ऊपर जीएसटी 12% लगा रखा है यार. व्हाट काइंड ऑफ, व्हाई शुड वी बी हैप्पी अबाउट इट? व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी? अगर किसी बेसिक आइटम पे 18% जीएसटी क्यों भरें? एंड हु डिसाइड्स कि ये सही है ये गलत है? जीएसटी काउंसिल. उनको ये हक किसने दिया? जीएसटी काउंसिल इलेक्शन करके तो नहीं बैठी है, इलेक्टेड पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां. यू मीन टू से दैट वो जो 5-6 लोग उस काउंसिल में 10 लोग बैठे हैं, वो हम सबके कलेक्टिव इंटेलिजेंस से ज्यादा है? नॉट रियली. If we had a taxpayers club, we would have been able to go sit, put pressure and reduce all this nonsense. जो अभी भी बहुत है सिस्टम में, नॉनसेंस बहुत है. तो एक काम करेंगे, मैं कल के खबरें देखता हूँ, एंड आपका सिटीजन जर्नलिस्ट आपके लिए वो खबरें भी एकदम बेबाकी से और एकदम ओपन वॉइस से कवर करेंगे. बिकॉज जो फैक्ट है वो फैक्ट है यार. स्टॉप द नॉनसेंस एंड जस्ट स्पीक द ट्रूथ. वी आर इन द 21st century. वी आर इन 2024 नाउ. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम
बकवास बातें कम करें और मुद्दे की बात करें। अगर ये गलत है तो गलत है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा है। कॉल अ स्पेड, डोंट बीट अराउंड द बुश। जो पहले की जनरेशन ने गलतियां की थी वो हमें नहीं करनी चाहिए। वी आर वाइजर एंड स्मार्टर एंड वी हैव टेक्नोलॉजी, सो वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स आई फील। सी यू गाइस, कल के वीडियो में मिलते हैं। I hope I was able to add value to all of you who watch this and comment on my videos. कोशिश करता हूँ हर कमेंट को रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी नहीं होगा तो प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट। एंड कल जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट दो स्लैब्स विच आई फील कैन बी रिड्यूस्ड। सी यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।